हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम क्लास 11 की ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है संरचना और भू आकृति विज्ञान। इसका जो है हम पार्ट 1 करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चैप्टर जो है हमारी सेकंड बुक का है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट बुक नहीं है, सेकंड बुक है जिसका नाम है भारत का भौतिक पर्यावरण। उसका ये जो है चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, सेकंड बुक है, उसका ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है, पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ साल है। ठीक है भाई, जिस तरीके से मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, मानव की जो है अपनी एक एज होती है, इसी तरीके से जो हमारे पृथ्वी है उसकी भी जो है एक एज है। कितनी है? लगभग 46 करोड़। पॉइंट हमारे पास है, इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी, बाद में ये प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। अब इस पॉइंट को मैं आसानी से आपको समझा सकता हूँ। क्या है? देखिए, जो हमारा भारत था, आज आप भारत को अगर हम देखेंगे तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले भारत जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। बाद में क्या हुआ, भारत जो है उत्तर दिशा में खिसकने लगा, जिस वजह से भारत आज जो है उत्तरी गोलार्ध में दिखता है। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट का मतलब है। आइए अब देख लेते हैं भूवैज्ञानिक खंड। ठीक है, भारत को जो है 3 भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रायद्वीप, दूसरा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, तीसरा है सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान। दोस्तों, भूवैज्ञानिक खंड का मतलब होता है कि एक तरीके से किन उसके अंदर कौन कौन से शेल हैं। ठीक है, यानी कौन कौन से उसके अंदर शेल हैं, उसकी बनावट कैसी है अंदर से। ठीक है, इसके आधार पर, जैसे अगर मैं जापान की बात कर रहा हूँ कि जापान एक भूवैज्ञानिक खंड है, तो इसका मतलब ये है कि मैं उसके चट्टानों की बात कर रहा हूँ कि जापान किन चट्टानों से मिलकर बना है। ठीक है, उसकी जो बनावट है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसे हम कहेंगे भूवैज्ञानिक खंड। तो भारत को भी जो है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, इसलिए इसको 3 भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला हमारे पास है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी जो उत्तरी सीमा है वो कटी फटी है। ठीक है, अब देखिए कहाँ से शुरू होता है इसका जो क्षेत्रफल, अगर देखा जाए, इसका एरिया देखा जाए तो कहाँ से शुरू है? कच्छ। कच्छ जो है गुजरात में स्थित है। कच्छ से शुरू होता है और फिर अरावली पहाड़ियाँ जो है, देखिए ये मैप में आप देख सकते हैं, ये ठीक है, गुजरात की तरफ ही है। तो गुजरात से शुरू होती है ये प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा, और अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक, और फिर यमुना गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियां और गंगा डेल्टा तक जाती है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये हमारा कच्छ है। कच्छ से शुरू हुआ और फिर ये अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरा, फिर दिल्ली तक, और फिर ये यमुना गंगा, देखिए ये यमुना गंगा नदी का मैदान है। इस यमुना और गंगा नदी के बिल्कुल समानांतर जाता है और राजमहल की पहाड़ियाँ बीच में आती हैं, और एक गंगा डेल्टा देखें यहाँ पे, गंगा डेल्टा तक। ठीक है, तो ये जो प्रायद्वीप भूवैज्ञानिक खंड है, ये जो है इसका भाग है, इसका भूभाग है। ठीक है, इसके अलावा कर्बी एंगलोंग जो एक पहाड़ी का नाम है। कर्बी एंगलोंग और मेघालय का पठार जो है, और राजस्थान, ये भी जो है इसी भूवैज्ञानिक खंड में शामिल होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान किस भूवैज्ञानिक खंड का हिस्सा है, या कर्बी एंगलोंग किस भूवैज्ञानिक खंड का हिस्सा है, तो आप बता सकते हो कि प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप का जो है ये हिस्सा है। तीसरा पॉइंट है कि ये प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट से बना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्रायद्वीप जो है किन शैलों से मिलकर बना है। तो आप बता सकते हो जो प्रायद्वीप है वो जो है प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट से बना है। ठीक है, ये एक कठोर खंड है जो कैम्ब्रियन कल्प से खड़ा है। ठीक है भाई, ये कैसा खंड है? कठोर खंड है। ठीक है, कठोर टुकड़ा है, एकदम एक तरीके से स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है। ठीक है, जो कैम्ब्रियन कल्प से खड़ा है। कैम्ब्रियन कल्प एक टाइम पीरियड है। ठीक है, ये क्या है? एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड से ये खड़ा हुआ है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, इसमें अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल है। यहाँ उथली नदियाँ उथली और उनकी प्रवणता कम है। देखिए यहाँ पे क्या है? अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल है। अवशिष्ट पहाड़ियाँ कहते हैं उन पहाड़ियों को जिनका अपरदन होता है, और अपरदन की वजह से वो जो है नीचे हो जाती है, उनकी ऊंचाई कम हो जाती है। ठीक है, उन्हें कहते हैं अवशिष्ट पहाड़ियाँ। तो इसमें जो है अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल है, और यहाँ की नदियाँ कैसी हैं? उथली सी हैं, और उनकी जो प्रवणता यानी उनकी जो ढाल है वो भी कम है। दूसरा जो भूविज्ञानिक खंड है वो है हमारे पास हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। इसको समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट है
कि इनकी भूवैज्ञानिक बनावट तरुण, दुर्बल और लचीली है। ठीक है भाई, ये जो भूवैज्ञानिक खंड हमारे पास है, हिमालय और अन्य अतिरिक्त पर्वत, प्रायद्वीपीय पर्वतमाला है, इनकी बनावट कैसी है? तरुण। तरुण का मतलब है एक तरीके से युवा। इनकी जो बनावट है वो युवा है। और दुर्बल है, दुर्बल यानी कि कमजोर है। और लचीली है। ठीक है, ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक और अंतर्जनित बलों की क्रियाओं से प्रभावित है। अब ये बहिर्जनिक और अंतर्जनित बलों की प्रक्रियाएं क्या है? अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप चैप्टर नंबर 6 क्लास 11 की ज्योग्राफी की पहली बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 6 देख सकते हो मेरे चैनल पे जाकर, वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर शॉर्ट में बताऊं तो अंतर्जनित बल वे बल होते हैं जो पृथ्वी को असमतल करने का प्रयास करते हैं, और जो बहिर्जनिक बल होते हैं वो जो है पृथ्वी को समतल करने का प्रयास करते हैं, यानी दोनों का उल्टा काम होता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इनमें वलन, भ्रंश और शेप बनते हैं। यानी कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो अंतर्जनित बल होते हैं और जो बहिर्जनिक बल होते हैं ये अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, एक धरातल को समतल करता है, एक धरातल को असमतल करता है। तो इससे क्या होता है कि वलन पैदा हो जाते हैं, भ्रंश और शेप बन जाते हैं, यानी एक तरीके से भू आकृतियां बन जाती है, स्थलाकृति बन जाती है। ठीक है, तीसरा जो भूवैज्ञानिक खंड है वो है हमारे पास सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें यानी इसमें क्या चीज पढ़ेंगे हम कि भाई जो सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, उन नदियों का जो मैदान है, ठीक है, जिसमें वो बहती हैं, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक भू अभिनति करते हैं। ये एक कैसा घट है? ये एक भू अभिनति करते हैं। ठीक है, भू अभिनति का मतलब क्या है? भू अभिनति का मतलब है एक बड़ा सा, एक लंबा सा गड्ढा। गर्त का मतलब होता है गड्ढा। ठीक है, तो ये एक जो है भू अभिनति करते हैं, यानी कि लंबा सा, ठीक है, बड़ा सा गड्ढा सा है। ठीक है, जिसका निर्माण हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ साल पहले हुआ था। अब देखिए, जब हिमालय बन रहा था, हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा था शुरू में, तो उसी की प्रक्रिया में तीसरे चरण में क्या हुआ कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान का भी निर्माण होना शुरू हो गया। इन मैदानों में जलोढ़ की गहराई 1000 से 2000 मीटर है। ठीक है भाई, जो जलोढ़ है, ठीक है, जो मलबा है, ठीक है, जो कूड़ा करकट है, उसकी गहराई कितनी है इसमें? 1000 से 2000 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला पार्ट हमारा खत्म होता है, जिसमें मैंने आपको बताया भूवैज्ञानिक खंड। अगला पार्ट आएगा, उसमें हम जो है भू आकृतिक खंडों के बारे में बात करेंगे, जो कि 6 हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही छोटी थी, बहुत ही आसान था। ठीक है, जो मैंने आपको बताया उसको आप एक बार जरूर नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन